बात करने वाले हैं भारत के संविधान के उस हिस्से की जिसे उसकी आत्मा कहा जा सकता है। ये हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। खासकर पर हम देखेंगे अनुच्छेद 40 से 50 जो हमारी सरकार को एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान सरकार को आखिर क्या करने को कहता है। देखिए, संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है जो ये बताए कि सरकार कैसे चलेगी। नहीं, ये सरकार को एक नैतिक कंपास भी देता है, एक दिशा देता है। आप कह सकते हैं कि ये वो निर्देश हैं जिनका मकसद है एक न्यायपूर्ण और बराबर का समाज बनाना। इन्हीं निर्देशों को हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये हैं क्या? असल में ये देश के लिए लंबे समय के लक्ष्य हैं जिनका मकसद है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखना। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर सरकार इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करती तो आप उसे अदालत में नहीं घसीट सकते। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। तो फिर ये हैं क्यों? सोचिए, ये सरकार के लिए एक तरह की मॉरल टू डू लिस्ट हैं, कुछ सिफारिशें जिन्हें कानून बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो इस टू डू लिस्ट की शुरुआत होती है गांव से। जी हाँ, इसकी पहली और सबसे मजबूत नींव रखी गई है भारत के गांव में। ये सोच सीधे सीधे महात्मा गांधी के उस सिद्धांत से जुड़ी है जहां असली ताकत आम लोगों के हाथों में देने की बात कही गई थी, जिसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। अब ये जो अनुच्छेद 40 है ना, ये कोई हवा में से आया हुआ नया आइडिया नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे देश की सदियों पुरानी स्वशासन की जो व्यवस्था थी, पंचायतें, उसे फिर से जिंदा करने की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली कोशिश थी। और इसी कोशिश का नतीजा है आज की हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मतलब असली ताकत को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर देश की जड़ों तक पहुंचाना, सीधे गांव के लोगों के हाथ में देना। अच्छा, तो सत्ता तो गांव तक पहुंच गई, पर इसके बाद क्या? अगला कदम था ये पक्का करना कि हर नागरिक को, हर इंसान को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिले। और यहीं पर हमारे संविधान के समाजवादी सिद्धांत सामने आते हैं। आइए देखते हैं कि सामाजिक बराबरी लाने के लिए संविधान क्या-क्या निर्देश देता है। ये जो अनुच्छेद हैं, ये सब मिलकर सामाजिक न्याय का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि कैसे अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करनी है, उन्हें सहारा देना है। इसमें काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बेरोजगारी और बुढ़ापे में मदद की बात है। और देखिए, ये सिर्फ मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं करता, ये लिविंग वेज की बात करता है। मतलब एक ऐसी मजदूरी जिससे कोई भी इंसान सिर्फ जिंदा ना रहे, बल्कि सम्मान के साथ अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये दुनिया के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रमों में से एक है और ये सीधे सीधे अनुच्छेद 41 में दिए गए काम के अधिकार की सोच को जमीन पर उतारता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिद्धांत एक असल नीति में बदलता है। चलिए अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जिन पर शायद सबसे ज्यादा बहस, सबसे ज्यादा चर्चा होती है। ये सिद्धांत एक ऐसे आधुनिक और एक जैसे कानूनों वाले देश की कल्पना करते हैं और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 44 से, यानी समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अब यूसीसी को समझने के लिए सबसे पहले इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश में दो तरह के कानून हैं। एक है आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ। अगर कोई चोरी या हत्या करता है तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उस पर एक ही कानून लागू होगा। लेकिन दूसरे हैं सिविल कानून, जो शादी, तलाक, विरासत जैसे हमारे निजी मामलों से जुड़े हैं। और यहाँ पर कानून हर धर्म के लिए अलग अलग हैं। ये अंतर है कहाँ पर? वो यहाँ साफ दिखता है। जैसे शादी के मामले में हिंदू कानून के तहत दूसरी शादी करना एक अपराध है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ शर्तों के साथ एक पुरुष को 4 पत्नियां रखने की इजाजत है। अनुच्छेद 44 का मकसद यही है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे इन सभी निजी मामलों के लिए धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ संविधान में लिखी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहबानो और सरला मुदगल जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों में बार बार सरकार से कहा है कि देश में लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। लेकिन ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ है समानता का संवैधानिक लक्ष्य और दूसरी तरफ है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार,
जो लोग इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। वहीं जो इसके खिलाफ हैं उनका मानना है कि यह धार्मिक आज़ादी में दखल है और इससे देश की सांस्कृतिक विविधता को खतरा हो सकता है। अब यूसीसी से आगे बढ़ें तो और भी जरूरी सिद्धांत हैं जो एक आधुनिक देश की नींव रखते हैं, जैसे कि खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से आगे बढ़ाना, हमारे ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना और हाँ, सबसे जरूरी अनुच्छेद 50 जो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, मतलब कोर्ट और सरकार का काम अलग अलग हो। यही सिद्धांत हमारी अदालतों की आज़ादी की गारंटी है, ताकि न्याय बिना किसी राजनीतिक दबाव के हो सके। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो अनुच्छेद 40 से 50 सिर्फ कानून की सूखी सूखी बातें नहीं हैं। नहीं, ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी रोड मैप है। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर कैसा बनना चाहता है, एक ऐसा देश जो सबके लिए बराबर हो, न्यायपूर्ण हो और हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या ये सिद्धांत सिर्फ कुछ निर्देश हैं या एक ऐसे सपने का खाका है जो अभी पूरा होना बाकी है? ये हमारे संविधान की आत्मा है, एक ऐसे भविष्य का वादा जिसे हम आज भी गढ़ रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस सपने को पूरी तरह हकीकत में बदलने का हमारा आगे का सफर कैसा होगा।